तो जेकेएसएसबी टॉप 20 एमसीक्यू वाली जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसका नेक्स्ट डे आज कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद 500 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और जिसको नहीं पता है, जो पहली बार ये वीडियो देखने वाले हैं, 20 क्वेश्चन का सेट रहता है वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में। जो 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 20 एमसीक्यू दिए गए हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करे जाते हैं। तो एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनता है। आज की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। वीडियो के लास्ट में अपने बताना है कि 20 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिससे आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है वहां पर लिखा हुआ है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यानी कि आईआरसीटीसी, आप रेलवे में टिकट वगैरह कटवाते हो, आईआरसीटीसी आप नाम सुनते हो। तो आईआरसीटीसी के अभी हाल ही में चेयरमैन और एमजी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। वो कौन है, आपसे वो पूछा गया। ऑप्शन दिए गए, संजय कुमार जैन, विनय कुमार शर्मा, देवेंद्र पाल भारती, कमलेश कुमार मिश्रा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको संजय कुमार जैन देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर हम बात करेंगे, ये आईआरसीटीसी में जो सीएमडी की पोजीशन थी वो 2021 से ही खाली थी। अभी लास्ट टाइम जो है 2021 से खाली थी। और अभी लास्ट टाइम श्रीमती सीमा कुमार जी की बात करेंगे, ये एडिशनल चार्ज का संभाल रही थी। लेकिन अभी अक्टूबर के मंथ की बात करूँ 2023 की, तो संजय कुमार जैन की बात करेंगे, सीएमडी बना दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और आईआरसीटीसी अगर मैं बात करूँ 1999 में फाउंडेशन करी गई, तो इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। जो मेन लैंड है इंडिया का है ना, जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ से साउथ हम आते हैं, तो जैसे कश्मीर कन्याकुमारी बोलते हैं हम, गुजरात अरुणाचल प्रदेश ऐसे कैसे वैसे बोलते हैं। तो जो मेन लैंड है इसके लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया हुआ है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक्स पढ़ते हो तो उसमें लोकेशन तो पढ़ते ही हो। तो जो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद नहीं करके जाता उसके लिए डिफिकल्टी है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया था लॉन्गिट्यूड्स जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं। तो एक तो आपको दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आपको दिया हुआ है। लेकिन लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाते हैं, इतना भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर लैटिट्यूड की बात करूंगा तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके आगे कहाँ तक जाते हैं, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिलहाल जो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पे एग्जाम में आया हुआ था। हालांकि ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा गया है, द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज look like a roof over the other plants in the forest. This is called, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों की अगर हम बात करेंगे, वो क्या करते हैं, वो छत का काम करते हैं बाकी पेड़ों के लिए, है ना। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ों के जो छत का काम करते हैं, से क्या कहा जाता है, सबसे सिंपली वो कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चार आपको ऑप्शन दिए गए, लेकिन ऑप्शन नंबर में कैनोपी जो आपको देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। कई बार 100-100 फुट लंबे पेड़ होते हैं, तो उसकी वजह से कई बार उसका कई बार लॉस भी हो जाता है, जो छोटे पेड़ों को सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, तो वो भी एक फैक्टर आता है। लेकिन हालांकि पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट उसे कैनोपी कहा जाता है, फॉरेस्ट कैनोपी इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उससे पहले जितने भी क्वेश्चन वो कवर करवाए, वो जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके पुराने सभी एमसीक्यू जो है वो देखना चाहते हो अगर आप देख सकते हो। कि बात आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये बात नहीं कि मैंने आपको 500 क्वेश्चन करवा दिए, बात ये कि आपको 500 में से कितने याद है वो इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसे कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस करवाए थे उसका पीडीएफ आपसे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। आज का पीडीएफ आपसे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो कभी भी रिवीजन कर दोगे टेलीग्राम पे जाके रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया। जो पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना यानी कि आरआरटीएस, उसका नाम क्या रखा गया आपसे वो पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में इनॉग्रेशन करा गया, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो देखो ऑप्शन तो यहाँ पर आपको देखने को मिल नहीं रहा है, बट उसे नमो भारत का नाम दिया गया है। ये जो पहले रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की मैं बात करूँ, आरआरटीएस की बात करूँ, इसका जो पहले नाम रखा गया था वो रैपिड एक्स नाम रखा गया था, लेकिन अब इसे नमो भारत का नाम दिया गया है। तो अगर ऑप्शन में देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन नमो भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये अगर मैं बात करूंगा नमो भारत ट्रेन की, अगर मैं बात करूंगा जो भी मेन मेन इंडिया की सिटीज हैं, एरियाज हैं, उन्हें कनेक्ट करने का काम करना है इसने। और यहाँ पर जो ट्रेन होगी वो एडवांस वाली होंगी,
वो मेट्रो से अलग होंगी, लॉन्गर डिस्टेंस वो कवर करेंगी, लेकिन स्पीड उनकी अच्छी होगी, 160 से 180 किलोमीटर पर आवर तक की उनकी स्पीड लिमिट जो है वो रहने वाली है, अच्छी खासी स्पीड मिलने वाली है। रास्ते में स्टॉप भी कम होंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी ट्रेन की अगर हम बात करेंगे। एडवांस फीचर वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छा एक जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडियन रेलवे के सेक्टर में आगे जा रहा है, वो इस टर्म्स में आप कह सकते हो कि वो काम चल रहा है। तो ये नमो भारत नाम आपको याद रखना है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का इंडिया में नाम नमो भारत रखा गया, और 2025 तक इसका सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेंसस 2011 की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी स्टेट ऐसी जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है? मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन के हिसाब से या ऐसे भी देखा जाए, वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई थी 2011 के सेंसस के हिसाब से बोल रहे हैं, तो मेघालय की पॉपुलेशन ग्रोथ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं सीक्वेंस बताऊँ, पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ मेघालय में देखने को मिली थी, फिर मेघालय से थोड़ी कम अगर हम बात करेंगे तो वो अरुणाचल प्रदेश था, उससे थोड़ी और कम बात करेंगे तो वो अपना बिहार था, उससे थोड़ा और कम करेंगे जम्मू कश्मीर था। तो 2011 के हिसाब से देखा जा रहा है, तो ये चार जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई थी उसमें टॉप में, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो मेघालय, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी थी, ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, स्टेट ड्यूटीज को कंबाइन कर लेंगे, तो दादरा नगर हवेली की थी, 55% के आसपास जा रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ वहां की। तो सबसे ज्यादा जो थी वो किसी एक यूटी की थी, और यूटी दादरा नगर हवेली वाली थी। अगर सिर्फ स्टेट से पूछा जाए तो स्टेट के कंपैरिजन में मेघालय था, 25-26% के आसपास की ग्रोथ हुई थी, तो वो आपको याद रखना है। तो 27-28% के आसपास ग्रोथ हुई थी उसकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में वहां पर कहा गया है, वेयर इज शष्टमोका लेक आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। ये जो नाम देखने को मिला शास्त्र मुकोटा लेक, ये जो क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है इसे, ये इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड आपसे वो पूछ जा रहा है, गुजरात, केरला, कर्नाटका या महाराष्ट्र। तो ये केरला में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे वेटलैंड की कैटेगरी में भी रखा गया है, और वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा पीसफुल रहता है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करेंगे, ये लेक जो केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी इसका लेक का नाम इसे दिया जाता था। तो जो भी है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम जो शास्त्र टेम्पल लेक वहाँ पे इसके किनारों पर, तो उसी टेम्पल के नाम पर इस लेक का नाम रखा गया, शास्ता टेम्पल के नाम पर। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए केरला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जिसे ध्यान पे नहीं रखा जाता? सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो उसमें क्वेश्चन आया था। सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाउस होल्ड वर्क बाय वुमेन, या वर्किंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो देखो, नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं, कैलकुलेशन करनी है, तो हाउस होल्ड वर्क जो वुमेन अपने घर में काम कर रही है उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं करा जाता है। बाकी सभी को ऑब्वियस बात है, जो वुमेन घर में काम कर रही है वो नेशनल इनकम में कैसे आ जाएंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में से काउंट नहीं करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की बात करेंगे, इसकी दो स्टेटमेंट दोनों पढ़नी है। पहले में कहा गया 9 स्टोरी टावर है, जिसमें कहा गया मंदान जो उसके मेन आर्किटेक्ट थे। तो देखो यहाँ पर 9 स्टोरी टावर तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो मंदान नहीं थे, वो गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इस विजय स्तंभ की बात करूँ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आता है ना, मेवाड़ के जो उस टाइम राजा थे, राजा कुंभा जिन्हें नाम दिया जाता था इस तरह से, तो वो उन्होंने जीत प्राप्त की थी गुजरात और एक कंबाइंड पावर्स थी जो महमूद खिलजी को लेकर आया था, महमूद खिलजी को वहां पर हराया था, और उस विक्ट्री को दर्शाने के लिए टावर बनाई गई थी 9, जो आपको देखने को मिला 9 स्टोरी टावर, और गॉड विष्णु को ये डेडिकेट करी गई थी, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और इसके मेन आर्किटेक्ट ये जो है मंदान लिखा है वो नहीं थे, वो सूत्रधार जयतक करके कुछ नाम था उनका, वो इसके मेन आर्किटेक्ट थे। तो स्टेटमेंट पहली वाली सही है, दूसरी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सेकंड देखने को मिल रहा है, ओनली फर्स्ट देखने को मिल रहा है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये विजय स्तंभ को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन विच ईयर। आपसे एग्जाम में पहले पूछा जाता था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में, तो कभी किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इस बार ये नहीं पूछा, इस बार बोले कि कैंसिल कब करा गया था।
तो 1911 में कैंसिल करवाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ना, क्योंकि प्रेशर बड़ा पड़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपको देखने को मिल रहा है 1911, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो मनी बिल के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 तो प्रेसिडेंट की टर्म के बारे में बताया कि 5 साल की टर्म रहने वाली, इस तरह से करके, तो वो तो होने नहीं वाला। आर्टिकल 110 है जो मनी बिल के बारे में बताता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 72 है और आर्टिकल नंबर 121 है। तो जैसे आर्टिकल नंबर 121 की बात करेंगे, वो जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन को लेकर, वो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आर्टिकल 121 में बताया गया। और आर्टिकल 72 की बात करेंगे, यहाँ पे जैसे जो पार्डनिंग पावर होते हैं प्रेसिडेंट की, उसके बारे में बताया गया है। तो चारों आर्टिकल समझ आ गए, लेकिन मनी बिल 110 में आपको वो पता होना चाहिए। आगे के चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ वेव इज प्रोड्यूस्ड इन ए गिटार वायर। गिटार के जो वायर होते हैं उसमें से कौन सी किस तरह की वेव निकलती हैं, मैकेनिकल वेव। लेकिन मैकेनिकल वेव में कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो और भी कई तरह के टेस्ट सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स का लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जैसे ये जीके की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, वैसे ही रीजनिंग की भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो वो रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है रीजनिंग वीएलडब्ल्यू के नाम से, उसी में वो वीडियोस ऐड होती जा रही है, तो वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ड्यू टू विच फिजिकल फीचर, कौन से फिजिकल फीचर की वजह से इंडिया एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे हिमालयाज है, उन हिमालयाज की वजह से सेंट्रल एशिया से जो खतरनाक वाली यहाँ पे हवाएं आ रही होती हैं वो रुक जाती है। तो हिमालय बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लाइमेट के एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिमालय। अगर ये ना होता तो इंडिया की सिचुएशन आज अलग ही होती। तो हिमालयाज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। इनमें से क्या है जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन की एग्जाम्पल नहीं है। सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड इनकम टैक्स। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट नहीं लेती है, किसी मेडिटरी के थ्रू, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, जैसे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बोला हुआ है ना, ये सारे टैक्स हो गए, सर्विस टैक्स हो गया, ये सरकार आपसे डायरेक्ट नहीं लेती है, इंटरमीडिएटरी के थ्रू सरकार के पास जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट सरकार को, जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स इनडायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, वो डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले कहा गया है 16 ईयर्स ऑफ अफगान रूल आर कंसिडर्ड द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जो 67 ईयर्स का रूल रहा था अफगान का, वो सबसे डार्केस्ट पीरियड माना जाता है। फिर कहा गया था कि आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के जाने के बाद, खत्म होने के बाद, उसके सूबेदार जो है वो रूथलेस और मर्सिलेस बन चुके थे। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही, क्या एक है, दूसरी है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं, आपको वो बताना है। देखो, इतना तो कि जब अफगान का रूल आया था, अहमद शाह अब्दाली लेकर आया था, जब दोबारा से कन्क्योर करा था कश्मीर को, तो डार्केस्ट पीरियड माना जाता है हिस्ट्री में कश्मीर की। ये तो सिंपल सी बात है, फैक्ट है, पहली स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद 1772 में शायद अहमद शाह अब्दाली की डेथ हुई थी। अहमद शाह अब्दाली की डेथ के बाद सूबेदार कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे थे, और इस टाइम पीरियड पर कहा जाता है कि 28 सूबेदार जो वो चेंज हुए थे। और ये 28 सूबेदार सभी के सभी, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिखाई थी, इसीलिए ये रूथलेस भी रहे थे। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, बोथ 1 एंड 2, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज टू डिक्लेयर विच लेक एज इको सेंसिटिव जोन। जम्मू कश्मीर ने क्या डिसाइड किया था, कौन से लेक को इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है, तो वो डल लेक को बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डल लेक की बात करेंगे, उसका जो आप कह सकते हो एरिया था वो 22 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था, जो श्रीनगर के 10 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रहा गया पोल्यूशन की वजह से, और भी कई तरह के फैक्टर हैं, इसलिए 10 मेंबर की कमेटी बनाई गई, तो इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करा जा रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये इस बार जेकेएसएसबी में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में आ रहा है, वो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है कि दाचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। दाचिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, नीलगिरी, थार, बटरफ्लाइज,
हंगुलदर या कश्मीरी स्टैग या स्नो लेपर्ड, ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो जेकेएसएसबी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो इस बार जो 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आए, दाजिकुम नेशनल पार्क की बात करेंगे, 10 विलेजेस के इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, श्रीनगर से कुछ डिस्टेंस पर आता है। और दाजिकुम नेशनल पार्क की बात करेंगे, हंगुल डियर या कश्मीरी स्टैग जिसे कहा जाता है, उसके लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में? चेनाब नदी पे बना हुआ है, रावी नदी पे बना है, या ब्यास पे या इंडस नदी पे बना हुआ है? तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब नदी पे बना हुआ है और है कहाँ पर? रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू कश्मीर का। तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी इस बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर में बनाया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर। तो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर लिखा हुआ वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? उधमपुर, बारामूला, बांदीपुरा या कुपवाड़ा? तो बांदीपुरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। और झेलम रिवर का पानी इसमें जाके मिलता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो में 2-3 बार नॉइस की ऑडियो में प्रॉब्लम आ चुकी है, माइक का इशू कुछ था, तो अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता व्हाइट बोर्ड में, इसलिए आपको यहीं पे आंसर बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाला राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था, ये तो बिल्कुल सही है। 5 अगस्त की डेट थी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने वहां पर, सॉरी, तो अमित शाह ने वहां पर ये इंट्रोड्यूस करा था वहां पर, तो स्टेटमेंट पहली वाली सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ये भी सही है, क्योंकि जब ये बिल सामने आया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया था। जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर भी रखा गया और लद्दाख का लेजिस्लेचर नहीं रखा गया था। तो वही कहा गया यहाँ पर, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जिस भी ऑप्शन में बोथ 1 एंड 2 था वो करेक्ट आंसर हो जाना था। क्लियर हो गया? आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखो, यहाँ पर कहा गया है अंडर द एमजी नरेगा स्कीम। अगर एमजी नरेगा स्कीम की बात करेंगे तो मेन फंक्शनरीज, मेन काम किसका होता है ग्राम पंचायत लेवल पर? 4 आपको ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक, ऑप्शन नंबर बी जो आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी लास्ट में थोड़ा सा इशू हो गया माइक की वजह से, उसके साथ में कॉपरेट वगैरह कर रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं करा होगा तो आप मेरी बातें भी सुन ही नहीं रहे होगे, है ना। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए।